हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट P1 x1 y1 P2 x2 y2 and P3 x3 y3 are the midpoints of the sides of a triangle. Find the vertices. कह रहा है मैं आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट दे रहा हूँ। आप इन तीनों मिड पॉइंट की मदद से उस ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालें। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा लेंदी है। बस लेंदी डजेंट मीन्स डिफ़िकल्ट। बस आप उसको एक दफ़ा आपको एक स्टेप समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद ब खुद करते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस निकालने हैं, तो हम उन तीनों वर्टिसेस के नाम रख देते हैं। लेट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल बी, ए हमारे पास क्या है, ए बी हम ले लेते हैं सी डी, एंड सी हम ले लेते हैं ई एफ। अब हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल रफ बना के इन तीनों वर्टिसेस को उस ट्राइंगल के ऊपर शो भी कर देते हैं। तो ये मैंने एक रफ ट्राइंगल बना ली है। ए मेरे पास क्या है, ए के वर्टिसेस क्या है, ए बी के वर्टिसेस क्या है, सी डी कोऑर्डिनेट्स, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ई एफ। तो अब आप समझ गए होंगे सवाल को देख के कि हमें ए बी सी डी ई एफ इन 6 पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आपके पास ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू आएगी, आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखिए, हमने सपोज कर लिया कि ये जो P1 है ये ए बी का मिड पॉइंट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप P1 बी सी के ए सी के मिड पॉइंट को बोलते हैं या आप P1 बी सी के मिड पॉइंट को बोलते हैं, तो आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि भाई ए बी का जो मिड पॉइंट है वो P1 है, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x1 y1। बी सी का जो मिड पॉइंट है वो P2 है, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 y2। ये क्वेश्चन में गिवन है। और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है P3, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। तो अब आपको क्या करना होगा, इस 2 को सही कर देते हैं, कहीं आप इसको 3 ना समझें। तो ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट का, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। देखिए मैंने क्या लिखा है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P1 क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम ए बी का मिड पॉइंट के फॉर्मूले की मदद से। तो कैसे आएगा, x1 + x2 अपॉन 2। यहाँ x1 है a, यहाँ x2 है c, तो a + c अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, b + d अपॉन 2। और मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है इसका, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, x1 y1। तो x1 y1 मिड पॉइंट के बराबर आ गया a + c अपॉन 2, b + d अपॉन 2। अब हम ये बात जानते हैं कि जब दो ऑर्डर पेयर, जब दो मिड पॉइंट एक साथ यानी कि इक्वल टू के साइन के साथ होते हैं, तो पहली वैल्यू के बराबर हो जाती है, दूसरी वैल्यू के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से आ गया x1 बराबर है a + c अपॉन 2, y1 आ गया b + d अपॉन 2। अब देखिए ये 2 यहाँ पर क्या है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × x1 हो जाएगा 2x1 = a + c। इसका मैंने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये वाला 2 यहाँ जाके y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y1 = ये हो जाएगा b + d। इसका मैंने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। आगे इसको हम यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। सिमिलरली P2 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब आप BC का मिड पॉइंट निकालें, क्या होता है, C + E अपॉन 2, D + F अपॉन 2। और P2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, x2 y2। तो मिड पॉइंट बराबर आ गया x2 y2 = C + E अपॉन 2, D + F अपॉन 2। पहली वैल्यू के बराबर x2 बराबर आ गया C + E अपॉन 2, y2 बराबर आ गया D + F अपॉन 2।
यहाँ से आप 2 को ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x2 2x2 इज इक्वल टू c प्लस ई। इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3, कॉमा ये 2 वहाँ जाके y2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y2 इज इक्वल टू d प्लस f। इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। अब आप एक और पॉइंट ले लीजिए, P3 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो जनाब ये देखिए P3 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे को जो क्वेश्चन में दिए हुए वो दिए हुए x3 y3। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा x3 y3 a प्लस ई अपॉन 2 कॉमा b प्लस f अपॉन 2। वही बात, ये दोनों मिड पॉइंट बराबर हो गए तो पहली वैल्यू x3 बराबर है पहली वैल्यू a प्लस ई अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू y3 बराबर है दूसरी वैल्यू b प्लस f अपॉन 2। यहाँ से 2 वहाँ जाएगा तो 2 इंटू x3 2x3 इज इक्वल टू a प्लस ई। यहाँ से 2 वहाँ जाएगा तो 2y3 इज इक्वल टू b प्लस f। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 5 और इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब आपके पास 6 इक्वेशंस आ गई हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c d e एंड f की वैल्यू निकालेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 एंड सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 2x1। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, c प्लस ई इज इक्वल टू 2x2, ये लिखा हुआ। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट में देखें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस सी माइनस सी हो गया, ये प्लस ई माइनस ई हो गया और ये प्लस 2x2 माइनस 2x2 हो गया। तो देखें ये c से c कट गया, बाकी क्या बचा इधर a माइनस ई इज इक्वल टू ये 2x1 एज इट इज आ गया, ये माइनस 2x2 एज इट इज आ गया क्योंकि ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एक x1 है और एक x2 है। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 7। आगे चलते हैं। टेकिंग इक्वेशन 5 एंड 7 एंड ऐड। अब ये कहता है कि 5 को, ये रही आपकी 5 और ये जो आपने 7 बनाई थी, इनको ले लीजिए और इनको ऐड कर लीजिए। तो 5 हमारे पास क्या है, देखिए a प्लस ई इज इक्वल टू 2x3 और 7 जो अभी हमारी आई है वो क्या आई है, a माइनस ई इज इक्वल टू 2x1 माइनस 2x2। अब आप गौर से देखें, ये आपके पास e प्लस का और e माइनस का कट गया क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं। तो a और a क्या हो जाएगा, 1a और 1a 2a हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2x3 एज इट इज आ गया, ये 2x1 एज इट इज आ गया और ये माइनस 2x2 एज इट इज आ गया क्योंकि ऐड करने में साइन चेंज नहीं होती, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होती है। तो अब हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इन तीनों में से इंटायर 2 कॉमन निकाल लें और वो वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, a इज इक्वल टू x3 प्लस x1 माइनस x2। इसको ऑर्डर में लिख लीजिए, x1 को पहले लिख लें, x2 को बाद में लिख लें और x3 को, यानी कि x1 माइनस x2 प्लस x3 थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया क्योंकि 1 2 3 से रीड करना आसान होता है। तो a के आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम आगे चलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ a प्लस सी इज इक्वल टू 2x1, ये लिखा हुआ। तो 2x1 इज इक्वल टू a का वैल्यू अभी आपने हासिल क्या किया, ये वाला। तो a की जगह पर रखते हैं a की वैल्यू x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस c। तो c इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये x1 जब वहाँ जाएगा तो 2x1 माइनस 1x1 क्या हो जाएगा, प्लस x1। ये माइनस x2 जब वहाँ जाएगा तो प्लस x2, ये प्लस x3 जब वहाँ जाएगा तो माइनस x3। आपके पास c का वैल्यू भी आ गया। और आगे चलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ c प्लस ई इज इक्वल टू 2x2। तो 2x2 इज इक्वल टू c प्लस ई, 2x2 इज इक्वल टू c जो आपने हासिल किया x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस ई। अब आप देखिए जब ये x1 वहाँ जाएगा तो माइनस x1 बन जाएगा, ये x2 वहाँ जाएगा तो माइनस x2 और 2x2 में से जब माइनस x2 जाएगा तो प्लस 1x2 आ जाएगा। सिमिलरली ये माइनस x3 वहाँ गया तो ये प्लस x3 आ गया। अब आपके पास देखिए ये किस किस उसकी नंबर की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, e की वैल्यू आ गई। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टेकिंग इक्वेशन 2 एंड 4 एंड सब्ट्रैक्ट। कहता है 2 और 4 को ले लो और सब्ट्रैक्ट कर लो। 2 तुम्हारे पास क्या है, b प्लस डी बराबर है 2y1
और 4 तुम्हारे पास क्या है, d प्लस एफ बराबर है -2y2। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब आप गौर से देखें, ये प्लस का d माइनस के d से कट रहा है, बाकी क्या बचा है यहाँ पर b, ये माइनस एफ इज इक्वल टू 2y1 एज इट इज आ जाएगा, -2y2 आ जाएगा। इसका नाम रख दीजिए अब इक्वेशन नंबर 8। अब देखें क्या लिखा हुआ है, टेकिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8 एंड ऐड देम, दोनों को ऐड कर दें। तो इक्वेशन 6 क्या है आपके पास, ये लिखी हुई है, b प्लस एफ इज इक्वल टू 2y3 एंड ये इक्वेशन 8 आपके पास क्या आई थी, b माइनस एफ इज इक्वल टू 2y1 माइनस 2y2। ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होगी, ये प्लस का f और ये माइनस का f कट जाएगा, b और b कितना होता है 2b इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 2y1, यहाँ क्या बचा -2y2, यहाँ क्या बचा +2y3। अब आप देखें 1 2 3 तीनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, वो कॉमन वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएगा, तो रह जाएगा b इज इक्वल टू y1 माइनस y2 प्लस y3। तो b का वैल्यू आ गया। आगे देखें, पुट द वैल्यू ऑफ b इन 2। अब हम b का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, b प्लस डी बराबर है 2y1। तो आपके पास b का वैल्यू क्या आया, ये लिखा हुआ, b की जगह पर b का वैल्यू रख दें y1 माइनस y2 प्लस y3 प्लस डी इज इक्वल टू 2y1। d को यहाँ रखें, ये y1 वहाँ जाएगा, माइनस y1 हो जाएगा, 2y1 माइनस 1y1 क्या होता है 1y1, माइनस y2 वहाँ जाएगा, प्लस y2 प्लस y3 वहाँ जाएगा, माइनस y3। d का वैल्यू भी आ गया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 4। अब d की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, d प्लस एफ बराबर है 2y2। d आपने क्या निकाला था, ये लिखा हुआ y1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस f बराबर है 2y2। तो ये आपके पास आ गया 2y2। अब आप देखिए y1 वहाँ जाएगा, माइनस y1, y2 वहाँ जाएगा, तो 2y2 में से माइनस हो जाएगा, 2y2 माइनस 1y2 क्या होता है प्लस 1y2, माइनस y3 वहाँ जाएगा, प्लस y3। अब आपके पास देखें तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई। a का वैल्यू आ गया आपके पास, ये रहा, कहाँ सॉल्व किया हमने, ये a का वैल्यू आ गया, और इसके बाद ये c का वैल्यू आ गया, और उसके बाद ये b का वैल्यू आ गया, उसके बाद ये d का वैल्यू आ गया, उसके बाद f का वैल्यू आ गया, ये e का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करेंगे, हैंस रिक्वायर्ड वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, a आपके पास क्या है ab, a का क्या है कोऑर्डिनेट ab, तो a और कोऑर्डिनेट क्या है ab। a आपने क्या निकाला, ये लिखा हुआ x1 माइनस x2 प्लस x3, ये लिख दिया x1 माइनस x2 प्लस x3 कॉमा b आपने क्या निकाला y1 माइनस y2 प्लस y3। काम खत्म हो गया। अब b की बात कर लें, b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं cd, ये देखिए b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं cd। c आपने क्या निकाला, कहाँ लिखा हुआ भाई c, ये रहा x1 प्लस x2 माइनस x3 कॉमा d के कोऑर्डिनेट्स ये लिखे हुए y1 प्लस y2 माइनस y3 एंड फाइनली c के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है ef। e के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या निकाले, ये लिखे हुए माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा f के कोऑर्डिनेट्स अभी आपने निकाले माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3 आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत मज़े के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। इन क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी परफॉर्मेंस को, मैथमेटिक्स की परफॉर्मेंस को और बेहतर करते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, आप कभी भी क्वेश्चन को ये नहीं सोचा करें कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ये एग्जाम के वर्ड को हटा दिया करें काम करते हुए। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये होगा ना कि एग्जाम में ये आता है, एग्जाम में ये नहीं आता, तो फिर आप कभी भी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। अभी आपके पास टाइम है, लॉकडाउन है, कॉलेजेस बने, कोचिंग सेंटर बने, और कोचिंग की तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो स्टूडेंट्स मेरी रेगुलर क्लास दे रहे हैं, अब भी अगर वो कोचिंग ले रहे हैं तो उनका अपना नुकसान है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं उनको कोई फोर्स नहीं करूँगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर किया करें जिसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है। अब आप इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बगैर देखे खुद कॉपी करें, मतलब बगैर देखे खुद सॉल्व करें। पहले कॉपी कर लें फिर सॉल्व कर लें इसको, और जहाँ प्रॉब्लम हो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, तो आप देखिएगा कितने अच्छे हो जाएंगे मैथ में। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं भी आपसे कह सकता हूँ किसी क्वेश्चन को देख के कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ दें इसको। नहीं, ये बहुत ही अजीब सी बात होती है, बिल्कुल बेकार बात है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर आप जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनेंगे और वहाँ कोई ऐसी चीज़ आ गई आपने करी हुई ही नहीं होगी, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने करी हुई होगी वो आपसे आगे निकल जाएंगे।
तो मैं तो चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर ले रहे हैं वो सबसे आगे निकलें, सबसे आगे जाएं यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? फाइंड द फोर्थ vertex D of the parallelogram whose other three vertices are A 1 minus 2, B 1 0 and C 2 1। क्या क्या है? 1 माइनस 2 है, 1 0 है और 2 1 है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले वही बात, ये बात तो मैं बता चुका हूँ कि जिस डायग्राम के बारे में सवाल किया जा रहा है आपको सबसे पहले उस डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि वो डायग्राम है क्या। वो डायग्राम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेसिस होते हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी 2 साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। बना के दिखाता हूँ, रफ बनाऊंगा, रफ से ही काम चल जाएगा। एक कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है पैरेललोग्राम का 1 माइनस 2 और दूसरा दिया हुआ है 1 0 और तीसरा दिया हुआ है 2 1 और चौथा हमें नहीं पता तो उसका हम नाम रख देते हैं B। देखिए क्या क्या मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी पैरेललोग्राम की। पहली इंफॉर्मेशन ये 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेसिस होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वर्टेसिस, 4 साइड्स। दूसरी क्या दी कि जी ये साइड के पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ये साइड इस साइड के पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। अब आपके पास इस सवाल को करने के 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्सरसाइज 2.1, शायद एक्सरसाइज 2.1 में कोई क्वेश्चन था पैरेललोग्राम का। यस, क्वेश्चन नंबर 11 है पैरेललोग्राम का। कैसे करेंगे इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से? अगर आप करना चाहें, आपको बताया मैंने कि ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, तो आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों के डिस्टेंसेस को बराबर कर लेंगे, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी AB के फॉर्म में। आपको बताया मैंने कि BC और AD ये भी इक्वल होता है, तो आप BC का डिस्टेंस निकालेंगे, आप AD का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों के डिस्टेंस को बराबर कर लेंगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस, दोनों की जो है वो साइड्स इक्वल हैं। फिर AB की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। पहली इक्वेशन जो इसके ज़रिए आई थी, दूसरी इक्वेशन जो इसके ज़रिए आएगी, आप उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, आपके पास AB का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन बात यह है, और वो अगर आप कर लेंगे, एग्जाम में भी परफॉर्म कर लेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं तो फिर ये सवाल एक्सरसाइज 2.2 में क्यों दिया हुआ है? ये सवाल एक्सरसाइज 2.1 में देना चाहिए था। तो जवाब ये है कि डेफिनेटली
इस सवाल को करने का कोई एक और मेथड भी है जिसके ज़रिए हमारा ए बी का वैल्यू आ सकता है, और वो मेथड क्या है? वो मेथड है मिड पॉइंट। क्या मेथड है वो? मिड पॉइंट। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑप्शन 2 बाय यूजिंग मिड पॉइंट। फॉर्मूला लिख देते हैं, चले पूरा लिख देते हैं, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला लगाने के लिए पैरेललोग्राम के बारे में एक और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, इसी पैरेललोग्राम को यहां भी बना रहा हूं। पैरेललोग्राम की ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड तो आपको पता लग गई, बट वो लाइन जो पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टेसिस को मिलाती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो किसी फोर साइडेड फिगर में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2। एक ये होगा, सॉरी मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, एक ये होगा, तो 2 आपके पास आ गए डायगोनल। तो ऑप्शन 2 यूज करने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए मैं आपको बताता हूं। वी नो दैट, अब हम यहां लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब है? ये देखिए, एक डायगोनल यहां आ जाएगा और दूसरा डायगोनल ये आ जाएगा। स्केल यूज कर लूं वरना फिर वही मैं खराब बना देता हूं। ये ले, इतना अच्छा नहीं बनाया लेकिन आप समझ जाएं। अब यहां पर ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइडेड। यानी कि जब ये 2 डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो ये और ये आधा इधर हो जाता है और ये वाला आधा इधर हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ चला जाता है, 5 सेंटीमीटर यहाँ चला जाता है। ये वाला डायगोनल अगर 16 सेंटीमीटर का है तो 8 सेंटीमीटर वहाँ चला जाएगा, 8 सेंटीमीटर वहाँ चला जाएगा। कब जाएगा? जब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को काटेंगे। और हमें पता है, जब हमें ये बात पता लग गई कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट, दैट इज हम कह सकते हैं बाइसेक्ट का मतलब फिर हम कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम ये सेंटेंस लिखने के लायक हुए हैं। अगर ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा होता तो हम ये सेंटेंस नहीं लिख सकते थे। और ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है। कोई और अगर 4 साइडेड फिगर आ गई तो उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, तो जब वो सवाल आएगा तो यूज़ करेंगे। तो जनाब मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट निकालना तो आपको बहुत आसान लगता है। मिड पॉइंट ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। AC की बात हो रही है। चले एक काम करते हैं, हम AC के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 - 2 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2, 1। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा? 1 + 2/2 - 2 + 1/2। यह आ गया AC का मिड पॉइंट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 0 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A, B। तो मिड पॉइंट निकालें 1 + A/2, 0 + B/2। अब सिंप्लीफाई कर लें। 2 + 1 क्या होता है? 3/2 - 2 + 1 क्या होता है? -1/2 इज इक्वल टू 1 + A वही रहेगा, 0 + B, किसी भी चीज़ में 0 ऐड होता है तो वो एज इट इज आ जाता है। ये आ गया।
जब दो ब्रैकेट्स, दो मिड पॉइंट बराबर होते हैं तो पहली वैल्यू के बराबर 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस a/2 और दूसरी वैल्यू -1/2 दूसरी वैल्यू के बराबर। ये 2 से 2 कट गया, ये 1 वहां जाएगा, 3 - 1 a, 3 - 1 क्या होता है 2, और ये 2 से कट गया तो -1 बराबर आ गया b। Hence coordinates of fourth vertex is d का वैल्यू क्या था a b, वो लिखा हुआ सामने। a कितना है 2, b कितना है -1। आंसर, पहले आंसर चेक कर लेते हैं इसका बुक में। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 6, 2, -1। तो अगर आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करते तभी भी आपका आंसर 2 - 1 आता। याद रखिएगा बच्चों कि कभी भी मेथड को चेंज करने से, अगर मेथड सही है, मेथड को चेंज करने से कभी आंसर चेंज नहीं होता। नो रेक्टिफिकेशन इन मैथमेटिक्स इज अलाउड कि जी मिड पॉइंट से करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे तो ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें एक बात करते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप एक स्टूडेंट हैं। मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने उसको वही डिस्टेंस फार्मूले से किया, मेरा आंसर 2 - 1 आया। आप मेरे से ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने मिड पॉइंट का थ्योरी यूज़ किया, आपका भी आंसर 2 - 1 आया। अब अच्छे और बहुत अच्छे का चक्कर ही नहीं है, एग्जामिनर हम दोनों को पूरे नंबर देगा क्योंकि आंसर सही आ रहा है, सिर्फ मेथड चेंज किया है। ओके, चलें अब हम करते हैं अगला सवाल। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। मैंने आपको बहुत मेहनत से कराने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। फ्री consecutive vertices of a parallelogram are BC, comma 0 0 and A0, where A, B, C are real numbers. Determine the coordinates of the fourth vertex। वही क्वेश्चन है जो पीछे किया है, फ़र्क यह है कि इसमें A B C आ गया, उसमें नंबर थे, तो वही सारा का सारा काम होगा। वही सारी की सारी जो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई थी, वही सारी की सारी स्टोरी इस क्वेश्चन के अंदर भी लगेगी। तो अब हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। हम नाम रख देते हैं, एक जो है वो कितना है BC है, और B जो है उसका नाम ये रख देते हैं, ये दिया हुआ है 0 0, और C जो है वो हमें दिया हुआ है A0, और D हमें नहीं दिया हुआ तो इसका नाम, अब चूंकि AB आ गया तो हम इसका नाम रख देते हैं XY। तो हमें XY की वैल्यू निकालनी है। तो वही बात सारी की सारी स्टोरी के डायगोनल्स, ये डायगोनल और ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर है मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट निकालना है तो A प्लस B
अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी डी का मिड पॉइंट निकालना है x प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 0 अपॉन 2, ये हो जाएगा जनाब a प्लस बी अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 प्लस सी अपॉन 2, x प्लस 0 x अपॉन 2, y प्लस 0 y अपॉन 2। पहली वैल्यू के बराबर, दूसरी वैल्यू के बराबर, 2 से 2 कट गया, x हमारे पास आ गया a प्लस बी, 2 से 2 कट गया, y हमारे पास आ गया c। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आर a प्लस बी कॉमा c। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखते हैं इसका जवाब क्या दिया हुआ है पीछे, a प्लस बी और कॉमा c। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 और हम आज की क्लास ऑफ कर रहे हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 विच वी विल बी डूइंग इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर, वो है रिलेटेड टू सेंट्रॉइड। एक न्यू कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखें इस एक्सरसाइज में दो और कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट तो है क्वेश्चन नंबर 8 में सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो इन सेंटर का है। तो हम दोनों ही कॉन्सेप्ट करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने इंटरनल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखा है, इसी तरह हम सेंट्रॉइड का और इन सेंटर का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे अगली क्लास में। उस वक्त तक आप इन क्वेश्चन नंबर 7 तक की खूब प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके अलावा स्टूडेंट आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मेरी मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, मेरी मोटिवेशन बढ़ती जा रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँ। दूसरी बात यह है कि मेरी वीडियोस को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर कराएं ताकि सबका फ़ायदा हो। जितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, जितना इल्म बढ़ता है, इतना ही बढ़ता है। और कोई भी लेक्चर मिस नहीं करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हेजिटेट न करें। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।